प्यारे साथियों, पिछले भाग में अब तक आपने सुना किस तरह सौरभ ने पूनम को अपनी बाहों में लेकर ब्लैंकेट ओढ़ लिया और कुछ देर में सौरभ को भी थकान के कारण नींद आ गई। सुबह जब पूनम की नींद टूटी तो उसने अपने आप को सौरभ के आगोश में पाया। वह सौरभ की बाहों में छुपी हुई थी। सौरभ ने उसको ऐसे छुपाया हुआ था जैसे कोई कीमती चीज हो। जब उसको हकीकत का भान हुआ तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से सौरभ की बाहों से खुद को आजाद किया और कपड़े पहनकर दबे कदमों से बाहर की ओर आ गई। वह रोते हुए दौड़ने लगी। फिर एक जगह रुककर उसने कुछ सोचा, फिर आंसू पोंछकर आगे बढ़ने लगी। इधर जब सौरभ की कुछ देर बाद नींद खुली और पूनम को पास में ना देखकर वह भी उसको ढूंढने बाहर की ओर भागा। पूनम रोते रोते खाई की ओर बढ़ने लगी। वह खाई में गिरने ही वाली थी कि सौरभ ने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरी ओर ले जाकर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। थप्पड़ पड़ते ही पूनम एक ओर गिरने को हुई। तभी सौरभ ने उसकी बांह पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और चीखते हुए बोला, यह क्या था पूनम? पूनम ने पहली बार सौरभ को इतने गुस्से में देखा था। इस तरह के रिएक्शन से पूनम बुरी तरह घबरा गई और रोते हुए बोली, मुझे नहीं जीना है, सब खत्म हो गया। अब मैं मामा जी से कैसे नजरें मिलाऊंगी? क्या बोलूंगी सबको? कुछ ही दिनों में मेरी शादी है। क्या कहूंगी सबको कि मैंने क्या किया है? मामा जी को मुझ पर इतना विश्वास था, अब जब उनको यह सब मालूम पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं किसी से नजर नहीं मिला सकती। मुझे छोड़ो सौरभ। सौरभ पूनम की शादी की बात सुनकर सन्न रह गया। उसे भी कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या बोले। कुछ देर यूं ही उसको पकड़े रहा। इतनी देर में उसकी आंखों के सामने पूनम के वे सारे पल तैर गए जो उसने पूनम के साथ बिताए थे। जब उसको हकीकत का भान हुआ तो अपने गुस्से को कंट्रोल करके नरम स्वर में बोला, कल ऐसा कुछ नहीं हुआ पूनम जिसके कारण तुमको किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ट्रस्ट मी पूनम। और जो भी हुआ वह सिर्फ एक मजबूरी थी। तुम्हारी कंडीशन और सिचुएशन ऐसी थी कि सौरभ कुछ और कहता। इससे पहले ही पूनम बीच में बात काटते हुए रोते हुए बोली, कोई भी सिचुएशन रही हो, कोई नहीं समझेगा, सब मुझे ही गलत बोलेंगे। सौरभ ने उन कमजोर पल में भी अपने आप को रोक लिया था। उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। सौरभ ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि बर्फ गिरना फिर शुरू हो गई थी। वह पूनम को खींचकर वापस कॉटेज में ले आया था। कॉटेज में आकर सौरभ ने पूनम की बांह छोड़ी और बोला, पूनम तुम चिंता मत करो, तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। मुझ पर विश्वास रखो। मेरे रहते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर में आता हूं। तुम कहीं नहीं जाओगी और कुछ गलत करने का सोचना भी मत। यह बोलकर सौरभ बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। कुछ घंटे निकल जाने के बाद पूनम परेशान हो उठी। वह बेचैनी से सौरभ का इंतजार करने लगी। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उसको लगा सौरभ वापस आ गया। उसने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने किसी और को खड़ा देख उसके होश उड़ गए। तुम कौन हो? सामने खड़े आदमी ने पूछा। और इस कॉटेज में क्या कर रही हो? उसने कड़क आवाज में घूरते हुए पूछा। पूनम अपने आप को अकेला महसूस करके बेहद घबरा गई। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह डरते हुए पीछे की ओर जाने लगी। यह देखकर सामने वाला आदमी भी उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी पीछे से सौरभ ने पूनम को आवाज दी। पूनम दौड़कर सौरभ के करीब आकर खड़ी हो गई। सौरभ ने पूनम के कंधे पर हाथ रखकर सामने वाले आदमी से बोला, यह मेरे साथ है सर। हम दोनों रास्ता भूल गए थे इस मौसम में। मैं बाहर गया था रास्ता ढूंढने। इसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए इसको यहीं छोड़कर गया था। आप थोड़ी हमारी मदद कर सकते हैं? और हां, आपका कॉटेज बिना पूछे इस्तेमाल करने के लिए हमें माफ कर दें। अरे कोई बात नहीं, चलो मेरा कॉटेज आपके काम आया, मुझे इसकी खुशी है। कल रात को मौसम सच में बहुत खराब था। चलिए आपको रास्ता बता देता हूं, क्योंकि यहां से रोड ज्यादा दूर नहीं है। बस कल रास्ता भटकने के कारण आपको मिला नहीं होगा। उस आदमी ने उन दोनों को रोड तक छोड़ दिया। सौरभ ने एक टैक्सी रोककर उसमें पूनम को बैठा दिया और क्या बोलना है सब समझा दिया।
होटल पहुंचकर सबने पूनम के कल के बारे में पूछा तो उसने बोला कि कल तेज बर्फबारी में सबसे बिछड़कर एक फैमिली के साथ रुक गई थी और चुपचाप अपने रूम में चली गई। निशा को कुछ ठीक नहीं लगा। वह जाकर पूछने लगी तो पूनम ने उसको सब सच सच बता दिया और रोते हुए बोली, सौरभ ने मेरी कंडीशन का फायदा उठा लिया। निशा उसको दिलासा देती हुई बोली, अगर उसको फायदा ही उठाना होता ना पूनम, तो और भी बहुत रास्ते थे अपनी जान खतरे में डालने के अलावा। जरा सोच, वो तेरे पीछे गया ताकि तुझे कुछ ना हो। क्या सिर्फ फायदा उठाने के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा? मुझे सौरभ पर पूरा भरोसा है। वह जो बोल रहा है वही सच होगा और उस बात को या तो वह जानता है या तू। और एक बात बता, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि सौरभ ने तेरे साथ कुछ किया होगा? सोच कर देख। पूनम ने उसकी ओर देखा। भूल जा कल के बारे में, कुछ भी नहीं हुआ कल और इसके बारे में किसी से कभी कोई जिक्र भी नहीं करेगी। यहां सौरभ ने भी कुछ कहानी बनाकर बता दिया। दूसरे दिन सभी दिल्ली वापस दिल्ली के लिए निकल गए। सौरभ ने यहां आकर अपने आप को स्टूडियो में बिजी कर लिया। वह सब भूलना चाहता था, वह पल जो पूनम के साथ बिताए थे। वहीं कमल भी अपने गांव चला गया। एक दिन पूनम को घर से फोन आता है कि घर जल्दी आओ, मामा जी की तबीयत ठीक नहीं है। वह यह सुनकर फौरन घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर पूनम को मालूम चलता है कि मामा जी को अटैक आया है और वह हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वह बिना समय गंवाए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। मामा जी आईसीयू में एडमिट मिलते हैं। मामा जी को क्या हुआ? रोते हुए पूनम ने पूछा। क्या होगा, सब तेरा ही साया है। जब तक तू हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मामी ने फिर अपने जहर बुझे तीर चलाए। जाकर देख, तेरे कारण ही इनका यह हाल हुआ है। क्या? मैं कुछ समझी नहीं मामी, आप क्या बोल रही हो? लड़के वालों ने यह रिश्ता तोड़ दिया है। तेरे ही कुछ लक्षण दिखे होंगे उन्हें और तेरे मामा दिल पर लगा बैठे। रुवासी होते हुए बोली, इनको तो हम लोगों से ज्यादा तेरी ही पड़ी रहती है। हम लोग तो जैसे हैं ही नहीं इनकी जिंदगी में। कुछ तेज स्वर ऊंचा करते हुए बोली, प्लीज शांत रहिए आप, एक नर्स ने टोका। हां, जा रही हूं, मामी बड़बड़ाई। मामी के जाते ही पूनम ने मानव से पूछा। मानव ने बताया कि कल रात को लड़के वालों का फोन आया था। विशाल ने अपनी पसंद की किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है और इसीलिए उन्होंने इस शादी के लिए मना कर दिया। फिर मां ने कोई लड़का देख रखा था तुम्हारे लिए पहले से ही। तो मां और पापा की उस बात को लेकर कुछ लड़ाई भी हुई थी और पापा के अचानक सीने में दर्द होने लगा तो हम लोग उनको यहां ले आए। पूनम को यह सब सुनकर झटका सा लगा। वह मामा जी के पास आईसीयू में गई और उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर बैठ गई। रोते हुए बोली, मामा जी उठिए ना, देखो मैं आपकी पूनम, उठ जाइए ना। मैं ही बदकिस्मत हूं, आपकी इस हालत की मैं ही जिम्मेदार हूं। शायद मेरी जिंदगी में किसी का प्यार लिखा ही नहीं। वह फूट फूट कर रोने लगी। इधर मामी घर पर पूनम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके घर आते ही, पूनम, जी मामी जी, बैठ यहां, तुझसे कुछ बात करनी है। जी मामी जी, तूने अपने मामा की हालत देख ही ली है और शायद तुझे नहीं पता कि उनका बिजनेस भी घाटे में है। बहुत सा कर्जा हो गया है और हॉस्पिटल में भी अभी बहुत खर्चा होना है। तो पूनम ने उनकी ओर देखा। मामी थोड़ा रुककर भूमिका बांधकर बोली, तो जैसे तुझे पता ही है तेरा वहां रिश्ता टूट गया है और इसी कारण तेरे मामा की यह हालत हुई है। मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको बस एक अच्छी सुंदर लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए। वह यह शादी करने के लिए तैयार हैं और हमें फाइनेंशियल मदद भी करेंगे जिससे हम कर्जे से बच जाएंगे और तेरे मामा का इलाज, अच्छा इलाज भी हो पाएगा। क्या बोलती हो? मामा जी ठीक हो जाएंगे। तब उनसे पूछकर मामी बीच में ही बोली, वह तो तब ठीक होंगे ना जब उनका इलाज पूरा होगा। अरे वह तो हम लोगों से ज्यादा तुझे प्यार करते हैं। उन्होंने कभी एक पल नहीं लगाया तेरी खुशी के लिए।
और आज तू सोच रही है। इमोशनल दांव खेला। कल उनको कुछ हो गया तो? नहीं मामी, ऐसा मत बोलो। मैं तैयार हूं। आपको अगर लगता है कि मेरी शादी करने से घर की मुश्किलें हल हो जाएंगी तो मैं तैयार हूं। वह जल्दी से बोली। ठीक है फिर। वो लोग यह शादी बहुत जल्दी करना चाहते हैं, परसों। क्या? परसों? क्या इतनी जल्दी? मामा जी ठीक हो जाएंगे फिर? नहीं, वे लोग नहीं मानेंगे। पर इतनी जल्दी सब कैसे होगा? पूनम दुविधा में बोली। हमें कुछ नहीं करना है, सब उन लोगों का ही अरेंजमेंट है। हमें बस चलना है। शादी भी वे मंदिर से करेंगे। अब तू जा, आराम कर, बाकी सब मैं देख लूंगी। मामी अपनी खुशी दबाकर बोली। दूसरे दिन शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। उसके लिए शादी का सामान लड़के वालों ने भेजना चालू कर दिया। पूनम अपने कमरे में, हे भगवान, यह तू मेरे साथ क्या कर रहा है? आखिर चाहता क्या है? क्यों मेरी जिंदगी इतनी उलझती जा रही है? तू चाहे मुझे कुछ खुशी दे या ना दे, मेरे मामा को मुझसे दूर मत करना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह बोलकर वह रोने लगती है। उसी रात को वह मामी के पास जाती है। मामी जी। हां बोल। मामी जी, मैं आज रात अपने मामा के पास हॉस्पिटल में रुक जाऊं क्या? क्यों? वहां मानव रुका है, तुझे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कल तेरी शादी है, तू आराम कर। बस मामी, आज की रात मैं मामा जी के पास रहना चाहती हूं, फिर ना जाने कब मैं उनको देख पाऊंगी। वह हाथ जोड़कर विनती करती हुई बोली। ठीक है। मामी कुछ सोचते हुए बोली। मैं किसी को बोल देती हूं, वो तुमको हॉस्पिटल छोड़ आएगा, पर सुबह जल्दी वापस आ जाना। थैंक यू मामी। ठीक है, जाओ। पूनम मामा जी के पास बैठी है, उनसे खूब बातें करती है, पर मामा जी होश में नहीं है। उनके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ है। बात करते करते वह वहीं सो जाती है। तभी उसको ऐसा लगता है कि मामा जी के शरीर में कुछ हलचल हुई है। वह उठकर देखती है तो मामा जी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वह भागकर रूम से बाहर आने को होती है, तभी पीछे से मामा उसको आवाज देकर रोक लेते हैं। वे ऑक्सीजन मास्क उतारकर मुश्किल से बोले, पूनम बेटा। पूनम घबरा जाती है और बोलती है, मामा जी। पूनम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूं। नहीं बेटा, मेरे पास आ। पूनम उनके पास आकर बैठ गई और उनके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। मामा जी ने उसके हाथ की मेहंदी देख ली और दबे स्वर में बोले, पूनम, यह सब। मामा जी सब बात समझ गए। सुन बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे पता है तेरी मामी ने तुमसे क्या बोला है। सुन, तू यह शादी नहीं करेगी। पर मामा जी। बेटा, मैं अभी तुझे इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। बस तू चली जा, भाग जा, कुछ भी कर, पर यह शादी नहीं करेगी। पूनम को असमंजस में देखकर वह बोले, सोच मत पूनम, तेरी मामी ने जो भी तुझे बोला है वो झूठ है, और वो तेरी शादी जिससे करवाना चाहती है वो लड़का पागल है। यह सुनकर पूनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? हां बेटा, तू चली जा यहां से। तुझे मेरी कसम है बेटा, जा। यह बोलकर उनकी सांसें उखड़ने लगी। यह देखकर पूनम डर गई और भागकर डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने देखकर बोला, इनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ ही दिन में ये ठीक हो जाएंगे। पूनम को कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने कमल का नंबर ट्राई किया, पर जहां वह था शायद वहां नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो उसका नंबर नहीं लग रहा था। कुछ सोचकर उसने सौरभ को भी कॉल किया। सौरभ भी फोटोशूट में बिजी था, तो उसने अपने मोबाइल को साइलेंट पर रख दिया था। वह परेशान हो उठी। वहीं हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने उनके घर फोन करके मामा जी को होश में आने की बात बता दी। वह भागे भागे आए कि कहीं पूनम को सच्चाई मालूम न चल गई हो। पूनम ने मामी को इस तरह देखा जैसे पूछ रही हो कि क्यों आप मुझसे इतनी नफरत करती हो। इस तरह अपनी ओर देखते हुए पाकर मामी को शक हुआ कि कहीं यह जान तो नहीं गई। वापस आकर मामी ने उसके कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। पूनम ने खुद ही भागने का फैसला कर लिया। उसने अपना सामान बैग में डाला और दरवाजा खोलने लगी, पर दरवाजा बाहर से लॉक होने के कारण नहीं खुला। वह वापस अपने बेड पर बैठ गई।
यहां सौरभ जब फ्री हुआ तो उसने अपना मोबाइल चेक किया। मोबाइल पर पूनम का नंबर देखकर, यह पूनम ने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया, वो भी इतने सारे मिस कॉल। यह सोचकर उसने फौरन कॉल बैक किया। हेलो पूनम, क्या हुआ? इतनी रात को कॉल किया था, क्या हुआ? तुम ठीक हो? यह सुनकर पूनम रोने लग जाती है। क्या हुआ पूनम, बोलो, तुम रो क्यों रही हो? सौरभ परेशान होता हुआ बोला। पूनम ने रोते हुए यहां का सारा हाल सुना दिया। पूनम, तुम परेशान मत हो, मैं बस निकल रहा हूं यहां से। 4-5 घंटे में वहां आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। बोलकर उसने फोन रख दिया और वहां से पूनम के शहर के लिए निकल पड़ा। सारी रात ड्राइविंग करते हुए वह सारा अरेंजमेंट भी करता जा रहा था। सुबह के 4 बजे वह उस होटल के सामने पहुंचा जहां पूनम और उसकी फैमिली शादी के लिए शिफ्ट होने वाले थे। थोड़ी देर बाद पूनम अपनी फैमिली के साथ आती हुई दिखी। सौरभ पीठ करके खड़ा हो गया ताकि पूनम उसे न देख सके। होटल के रूम में, हे भगवान, शादी के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हैं, अब क्या करूं? यह सब परेशानी मेरी ही लाइफ में क्यों है? भगवान, मामा जी, उन्होंने बोला था कि मैं ये शादी ना करूं, क्या करूं मैं? यह सोच सोच कर पूनम को डिप्रेशन होने लगता है। वह रोते हुए कुछ सोचती है। हां, यही ठीक है। वह बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाती है। जैसे ही सौरभ पूनम के रूम का दरवाजा खोलता है, पूनम पंखे पर झूल रही होती है और एक स्टूल उल्टा पड़ा हुआ था। सौरभ बिना देरी किए स्टूल सीधा करके पूनम को उतार लेता है। उसकी सांसें चल रही थी। वह उसको होश में लाने की कोशिश करता है। यह क्या कर लिया पूनम? मैं आ ही तो रहा था, उठना, मुझ पर थोड़ा सा भी एतबार नहीं है क्या? उठना। कहते कहते उसकी आंखें भर आती हैं। तभी पीछे से एक लड़का आता है। सर, टाइम बिल्कुल नहीं है, आप इनको जल्दी से यहां से लेकर जाओ, इनको हॉस्पिटल दिखा देना, फिर अभी निकलो जल्दी से, इसके पहले कि कोई आ जाए। वह दोनों उसको छुपाकर वहां से निकल लेते हैं। होटल के पीछे पार्क की हुई कार में सौरभ पूनम को पीछे की सीट पर आराम से लेटा देता है। उस लड़के को एक नोटों का बंडल देता है। थैंक यू रोहित, और जाने के लिए मुड़ा। सर, मेरे ख्याल से इनको हॉस्पिटल की जगह किसी क्लिनिक में ले जाना, कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल में कुछ बखेड़ा हो जाए। मैं आपको एक पहचान वाले का क्लिनिक बता देता हूं। वह जल्दी से सौरभ को क्लिनिक का एड्रेस बता देता है। क्लिनिक पर सौरभ पूनम को गोद में लेकर अंदर चला जाता है। वहां डॉक्टर उसको जल्दी से चेक करते हैं। रोहित ने क्लिनिक में फोन करके सारी बात समझा दी थी। डरने की कोई बात नहीं है मिस्टर सौरभ, ये ठीक है, वक्त रहते इनको बचा लिया, बस उस हादसे के कारण बेहोश है। कुछ देर में इनको अपने आप होश आ जाएगा, तब तक आप चाहे तो यहीं इनको रेस्ट करने दीजिए। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लीजिएगा। यह बोलकर डॉक्टर बाहर चला गया। सौरभ पूनम के बेड के पास बैठ गया। उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, यह क्या करने जा रही थी तुम? कब मुझ पर विश्वास करोगी पूनम? तुमको ऐसे देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? काश तुम मेरे दिल की बात समझ सकती। यह बोलकर उसने उसके हाथ को चूम लिया और रूम से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद पूनम होश में आती है। वह चारों ओर हैरानी से देखती है। उठो, इसी दुनिया में हो तुम? सौरभ गुस्से से बोला। जब बोल दिया था कि आ रहा हूं तो थोड़ा इंतजार नहीं हो पा रहा था? ऐसी क्या जल्दी थी ऊपर जाने की? पूनम ने सौरभ की तरफ देखा जो उसको गुस्से में देख रहा था। वो तो सब ठीक हुआ, अगर कोई हमें इस तरह तुमको ले जाते हुए देखता तो किडनैपिंग का केस हो जाता, और अगर तुमको कुछ हो जाता तो मर्डर का। सौरभ को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो क्या करती? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था और ना ही कमल से बात हो पाई, और तुम मुझे दिलासा देने की बजाय डांट रहे हो। वह थोड़ा रुआंसी आवाज में बोली। क्या दिलासा दूं? कि थोड़ा अच्छे से लटकती? उसने गुस्से में बोला। कमल का नाम सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया था। पहले अपनी ड्रेस चेंज कर लो, वरना सारे रास्ते भर लोग हमें ही देखेंगे। सौरभ कार के पास जाकर खड़ा हो गया। पूनम ने जल्दी से अपना लहंगा चेंज करके सिंपल सा सूट पहन लिया। कार में बैठकर कमल से बात कर लो।
उसने फोन पूनम को पकड़ा दिया और खुद कार से थोड़ा दूर खड़ा हो गया। जब दोनों की बात खत्म हो गई तो वह वहां से निकल गए। सौरभ, पूनम ने बोला। हां बोलो, अब क्या? आई एम सॉरी, तुमको मेरे कारण परेशानी उठानी पड़ी। सौरभ ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप ड्राइव करता रहा। थोड़ा दूर आने पर, सौरभ, मुझे एक बार मामा जी को देखना है। सौरभ ने फिर कुछ नहीं बोला। उसे नाराज देखकर पूनम की कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह चुपचाप बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद सौरभ ने कार रोक दी और उतर गया। चलो उतरो, पूनम को देखकर बोला। पूनम ने हैरानी से सौरभ को देखा। तुमको मामा जी से मिलना था ना, तो उतरो। पूनम यह सुनकर खुश हो गई। पर यहां? हां, यहां से हमें पैदल चलना पड़ेगा। तुम अपना चेहरा ढक लो। हॉस्पिटल में पूनम ने दूर से मामा जी को देखा। वह अभी भी बेहोश ही थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पीछे से धीरे से सौरभ ने बोला, पूनम चले अब। वह दोनों वापस दिल्ली के लिए निकल पड़े। दिल्ली आकर सौरभ ने अपने फ्लैट पर कार रोक दी। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे फ्लैट पर ही रहो। रुकोगी? वैसे भी तुमको मैं लेकर आया हूं, तो जब तक तुम्हारा कोई अच्छा अरेंजमेंट नहीं हो जाता तुम मेरी जिम्मेदारी हो। सौरभ बोलकर कार से बाहर आ गया। पूनम भी चुपचाप उसके पीछे पीछे आ गई। फ्लैट में आकर सौरभ ने एक रूम में ले जाकर उसका सामान रख दिया। पूनम ने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा किसी होटल स्टोर रूम जैसा था। पूनम, अभी इसमें मेरे स्टूडियो का थोड़ा सामान पड़ा है, 1-2 दिन में मैं हटवा दूंगा, तब तक तुम थोड़ा एडजस्ट कर लेना। पूनम ने हां में सिर हिला दिया। गुड, चलो तुम फ्रेश होकर आराम करो, तब तक मैं कुछ खाने का अरेंजमेंट करता हूं। यह बोलकर सौरभ रूम से बाहर आ गया। पूनम भी बहुत थक गई थी। वह उठकर बैग से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। नहा धोकर उसने एक सिंपल सा सूट निकालकर पहन लिया और लेट गई। उसके दिमाग में सारे पल ताजा हो गए जो उसने पिछले कुछ दिनों में बिताए थे। दूसरे दिन सुबह सौरभ ने नाश्ता बना लिया था और टेबल पर बैठा पूनम का इंतजार कर रहा था। पूनम अपने कमरे से निकली तो उसने देखा, पूनम तुम नाश्ता कर लो, मुझे ज्यादा कुछ तो बनाना नहीं आता पर कॉफी अच्छी बनाता हूं। वो हंसते हुए बोला, मुझे बुला लिया होता ना सौरभ, जब तक मैं यहां हूं इतना तो कर ही सकती हूं। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं पूनम, परेशान मत हो, आंटी आती है वहीं सारा काम कर जाती है। वैसे दिन में आंटी को बुलाया है, वह घर की साफ सफाई और खाना बना देंगी, तुम आराम करो। जब तक सौरभ तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है, पर फिर भी थैंक यू सो मच, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। पूनम मुस्कुराते हुए बोली, चलो तुमने दोस्त तो माना, मेरी इमेज कुछ तो बदली। सौरभ हंसते हुए बोला। पूनम झेप सी गई। अच्छा, अपने रूम में से एक्स्ट्रा सामान निकलवा देना, मैं उसको उठवा लूंगा। और अभी कुछ काम से बाहर जा रहा हूं, अगर कोई काम पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। बात बदलते हुए सौरभ बोला, ठीक है। वह जाने के लिए मुड़ा, फिर 1 मिनट रुककर बोला, रात तक कमल भी आ जाएगा। और बिना पूनम को देखे वह सीधा चला गया। कमल का नाम सुनकर पूनम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। रात को, सौरभ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगा देती हूं। हां ठीक है। और वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सौरभ तैयार होकर बाहर आ ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। उसने पूनम की ओर देखा। पूनम डिनर टेबल पर खाना लगा रही थी कि उसके भी हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। सौरभ ने आकर दरवाजा खोल दिया। बाहर कमल खड़ा था। कमल को देखकर पूनम दौड़कर उसके पास आ गई और उसके गले लग गई। यह देखकर सौरभ की मुट्ठियां गुस्से में कस गईं। कमल ने एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ पूनम को अपने से दूर किया और एक नजर सौरभ की तरफ देखा। सौरभ अपनी नजर नीचे की खड़ा था। पूनम को कमल का ऐसा एक्सप्रेशन समझ नहीं आया। वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। कमल ने अंदर आते हुए पूछा, कैसी हो पूनम? मैं ठीक हूं कमल, तुम कैसे हो? उसने भी बहुत फॉर्मल बनकर पूछा। चलो आओ ना अंदर, पूनम ने बात बढ़ाते हुए बोला। कमल अंदर आ गया पर बैठा नहीं। क्या हुआ कमल, बैठो ना। नहीं पूनम, मुझे वापस जाना है, तुमसे मिलने आया था बस।
पूनम ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। पूनम, कल मेरी सगाई है, कमल ने मुश्किल से उत्तर दिया। पूनम की आंखों में एक पल को आंसू आ गए, पर उसने जल्दी से भावनाओं पर कंट्रोल कर लिया ताकि यह एहसास न हो। सौरभ की नजरें पूनम पर ही टिकी थीं। उसके आंखों में आए आंसू को उसने देख लिया था। कमल ने अपनी बात जारी रखी। पूनम, मैं यहां तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आया हूं। मुझे लगा कि शायद मुझको लेकर तुमको कुछ गलतफहमी हो गई है। तुमको मैंने सिर्फ एक दोस्त ही माना है और मेरे मन में इसके अलावा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है। और वैसे भी मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो पूरी रात गायब रही हो। पूनम हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। मैं ये चाहे भूल भी जाऊं, पर अगर मेरे घर वालों को कभी पता चल गया तो मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। इतना सुनते ही सौरभ उसकी तरफ गुस्से से आया और उसकी कॉलर पकड़कर देखा, फिर उसको धक्का देकर छोड़ दिया। चला जा कमल, इससे पहले मेरा गुस्सा बढ़े और मैं भूल जाऊं कि तू कभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। यह सुनते ही कमल तेज कदमों के साथ वापस मुड़ गया। दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, मुझे माफ करना पूनम, आज तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ा, पर मैं मजबूर था। मेरी जिम्मेदारी मेरे प्यार पर भारी थी। तुम्हारा साथ मैं चाहकर भी नहीं दे पाता। सौरभ, मेरे भाई, मुझे पता है तेरे दिल में पूनम के लिए प्यार है। तू खुश रखेगा उसे, मुझे पता है। आंखों में आंसू भरे, बिना पीछे देखे वह वहां से निकल गया। यहां पूनम भूत बनकर खड़ी रही। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक पीछे मुड़कर बिना सौरभ को देखे अपने कमरे में चली गई। सौरभ ने पूनम को एक नजर देखा, फिर दोनों हाथों को अपने सिर पर रखकर सोफे पर बैठ गया। पूनम अपने कमरे से निकलकर आई। उसके हाथों में अपना सामान था। जैसे ही उसने डोर खोला, सौरभ ने सिर उठाकर देखा। वह पीछे से बोला, पूनम, कहां जा रही हो? पूनम ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह आगे जाने लगी। सौरभ पीछे से आगे आकर उसका हाथ पकड़ता है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मेरा यहां रहना ठीक नहीं है सौरभ, मुझे जाने दो। पूनम ने रुंधे गले से बोला, पूनम, यह दिल्ली है और इतनी रात को कहां जाओगी? चुपचाप अपने कमरे में जाओ। सौरभ ने थोड़े गुस्से में बोला, नहीं, मुझे जाना है बस। पूनम बोलते हुए रो दी। पूनम को ऐसे रोता देख सौरभ को अपने दिल में दर्द सा महसूस हुआ। उसने अपना स्वर नरम करते हुए बोला, देखो पूनम, तुमको मैं यहां लेकर आया हूं। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें ऐसे कैसे कहीं जाने दूं? समझो पूनम, इतनी रात को कहां जाओगी? यह शहर सेफ भी नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए किसी होटल में रूम देख लेंगे, फिर तुम वहां शिफ्ट हो जाना। पर अभी प्लीज तुम अपने कमरे में जाओ, सौरभ मनाते हुए बोला। पूनम रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सौरभ भी वहीं सोफे पर परेशान सा बैठ गया। इस लड़की को थोड़ा नॉर्मल करना पड़ेगा, इसका कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर ले। मन ही मन सोचकर वह उठा, फिर एक प्लेट खाना निकालकर उसके रूम की ओर बढ़ा। पूनम अपने कमरे में रो ही रही थी कि सौरभ की आवाज सुनकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए और दूसरी तरफ देखने लगी। सौरभ अंदर आया और पूनम के पास आकर बैठ गया। पूनम, तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। आज का खाना तो अच्छा बना है, चलो टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। सौरभ उसको बहलाते हुए उसकी ओर निवाला आगे करके बोला, मुझे नहीं खाना सौरभ, भूख नहीं है। अच्छा, पर तुमने कुछ नहीं खाया है, फिर क्यों भूख नहीं है? मेरा मन नहीं है। पूनम ने सौरभ के हाथ को अपने हाथ से एक तरफ करते हुए बोला। सौरभ ने निवाला वापस अपनी प्लेट में रखा, फिर बोला, पूनम, आई एम सॉरी, मेरे कारण कमल। इतना सुनते ही पूनम ने जो अपने सीने में दर्द छुपा रखा था वो एक टीस के साथ बह निकला और वह सौरभ के सीने से लगकर रो पड़ी। उसने सौरभ के कॉलर को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था और उसने सीने में मुंह छुपाया हुआ था। यह सब इतना अचानक हुआ कि सौरभ को समझ ही नहीं आया। कुछ पल संभलने के बाद उसने भी अपने एक हाथ से पूनम को अपनी बाहों के घेरे में लिया, फिर दूसरे हाथ की प्लेट को टेबल पर रखकर पूनम के बालों को सहलाने लगा। कुछ देर उसने पूनम को रो लेने दिया। पूनम भी सौरभ के गले लगी सिसकने लगी। कुछ देर बाद वह सौरभ से बोली, सौरभ,
मैं कमल को पसंद करती थी, पर क्या मैं इतनी बुरी हूं सौरभ कि मैं किसी की पसंद नहीं बन सकती? मुझे क्यों? कोई क्यों पसंद नहीं करता? मेरी मामी भी मुझसे नफरत करती है। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों? पूनम इमोशनल होती हुई बोली। सौरभ मन ही मन बोला, पूनम, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? तुमको मेरी आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार क्यों नहीं दिखता? सौरभ, उसने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए। क्या मैं ऐसी हूं? यह बोलकर पूनम फूट फूट कर रोने लगी। सौरभ ने दोनों हाथों से पूनम की बाहें पकड़कर उसको अपने से थोड़ा दूर किया, फिर अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, पूनम, क्या किसी के कहने से हमारा कैरेक्टर डिसाइड होगा? हम क्या हैं यह हमारे सिवाय किसी को कैसे मालूम? बोलो पूनम, तुम खुद अपने बारे में क्या सोचती हो? सौरभ पूनम को समझाते हुए बोला, पूनम, मुझे माफ कर दो। उस रात मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुमको छूना मेरी मजबूरी थी। मेरे कारण नहीं सौरभ, बात विश्वास की है। कमल को मुझ पर विश्वास नहीं था, वह प्यार कैसे निभाता? चलो अब खाना खाओ, बाकी सब छोड़ दो। यह बोलकर सौरभ ने निवाला आगे किया। पूनम ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोल दिया, फिर एक और निवाला सौरभ की ओर बढ़ा दिया। सौरभ ने भी मुस्कुराते हुए खा लिया। खाना खाने के बाद सौरभ उठकर बाहर जाने लगा। तभी पीछे से पूनम ने बोला, थैंक यू सौरभ, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया बहुत छोटा शब्द है। सौरभ भी मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। किचन में प्लेट रखते हुए मन ही मन बोला, चलो, इसके मन में भी जो भी भार था निकल गया, वरना पता नहीं कब क्या कर ले। सौरभ वापस अपने रूम में आया और उसने बाहर से पूनम को देखा और वापस अपने कमरे में चला गया। सौरभ भी आज बहुत टेंशन में था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि पूनम भी कमल को पसंद करती थी। आज सौरभ अंदर से बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था। पूनम के सामने उसने अपनी किसी भी फीलिंग को जाहिर नहीं होने दिया था, पर अपने कमरे में आकर वह अपनी फीलिंग को संभाल नहीं पा रहा था। ऊपर आसमान की ओर देखकर अपनी आंखों में भरे आंसुओं को अंदर समेट लेने की भरपूर कोशिश करने लगा, पर पूनम का कमल के सामने आंसू आना याद आते ही सौरभ की आंखों में कैद आंसू अपनी सारी सीमा तोड़कर निकल पड़े। कुछ देर यूं ही चुपचाप आसमान को ताकता रहा और पूनम और कमल के बारे में सोचता रहा। फिर उठकर पूनम को देखने वापस उसके कमरे तक आया। दरवाजा खोलकर देखा तो पूनम सुकुड़ी हुई सी लेटी थी। सौरभ ने पूनम पर कंबल उड़ाया और एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया और वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर सौरभ अपने बेड पर लेट गया। उसको फिर पूनम का सीने से लगना और रोना याद आ गया, और वही याद करते करते नींद उसको अपनी आगोश में ले लेती है। दूसरे दिन सौरभ लेट उठता है, जल्दी से नीचे जाता है। नीचे जाकर देखता है तो पूनम किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है। सौरभ चुपचाप किचन में स्लैब के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बस सौरभ, 2 मिनट और, ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं लगा रही हूं। कोई बात नहीं पूनम, वैसे आज तुमने नाश्ता बना लिया। अरे, इतना क्या फॉर्मल हो रहे हो तुम? मुझे भी बनाना आता है। आज मेरे हाथ का खाकर देखो, पसंद आएगा तुम्हें। ओके, देखते हैं। वाओ, खीर और आलू के पराठे, ये तो मेरे फेवरेट हैं। तुमको कैसे मालूम? सुना था एक बार कि तुमको खीर और आलू के पराठे पसंद हैं। टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। पूनम, मुझे मेरी मम्मी के हाथ की खीर और आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। आज तुमने बिल्कुल उनके जैसी ही खीर बनाई है। थैंक यू, शर्माते हुए पूनम ने उत्तर दिया। अच्छा पूनम, मुझे काम है, तुम रेस्ट करो, डिनर पर मिलते हैं। यह बोलकर सौरभ अपने स्टूडियो पर निकल गया। इस तरह दिन बीतने लगे। सौरभ अपने स्टूडियो फोटोशूट में बिजी रहता। यहां पूनम ने भी हॉस्टल में अपने लिए रूम देखना शुरू कर दिया था और साथ ही नौकरी ढूंढना भी, पर मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही थी। आखिर में उसने अपनी पुरानी जॉब सैफ की ही ज्वाइन करने का सोचा, क्योंकि उसको खुशी कुकिंग करने में ज्यादा मिलती थी। 1 महीने बाद, हेलो सौरभ, बिजी हो क्या? दिन में पूनम ने कॉल किया। नहीं, बोलो, कुछ काम था क्या? हां सौरभ, मुझे जॉब मिल गई है और एक अच्छा होटल भी। मैं कल शिफ्ट होना चाहती हूं।
पूनम ने एक सांस में अपनी बात बोल दी। कांग्रेचुलेशंस पूनम। सौरभ को जाने वाली बात अच्छी नहीं लगी, पर पूनम की खुशी देखकर कुछ नहीं बोला। चलो फिर सेलिब्रेशन तो बनता है, रात को डिनर पर चलते हैं। हां सौरभ, पर डिनर मेरी तरफ से होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम रेडी रहना, मैं टाइम से आ जाऊंगा, फिर बाहर चलेंगे। नहीं सौरभ, हम डिनर घर पर ही करेंगे और मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी। अरे क्यों परेशान हो रही हो? तुम वो सब छोड़ो, आज का डिनर बहुत खास होगा, रेस्टोरेंट से भी अच्छा। ओके, देखते हैं, पर ज्यादा परेशान मत होना। ठीक है, पर टाइम से घर आ जाना। रात को पूनम ने बहुत मन से डिनर रेडी किया, बहुत खूबसूरती से टेबल सजाया, फिर रेडी होने अपने रूम में चली गई। एक पिंक कलर का सूट निकाला और वॉशरूम में चली गई। तैयार होकर जैसे ही मुड़ी, पीछे से ड्रेसिंग का किनारा लगने से सूट पीछे से थोड़ा फट गया। उसने वापस से ड्रेस चेंज करके रेड कलर की साड़ी निकालकर पहन ली। बालों को खुला छोड़ दिया। कानों में लंबे इयररिंग्स पहनकर हल्का सा मेकअप करके वह चूड़ियां पहन ही रही थीं कि डोर नॉक हुआ। उसने जल्दी जल्दी चूड़ियां पहनकर बाहर की ओर भागी। दरवाजा खोलकर बोली, अरे सौरभ, तुम जल्दी आ। उसके शब्द सामने वाले शख्स को देखकर बीच में ही अटक गए। मामा जी, आप। उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो जाकर अपने मामा के गले लग गई। आइए ना अंदर। वो उनका हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए बोली। मामा जी ने अंदर आकर अपनी बांह पूनम से छुड़ा ली। ऐसा करता देख पूनम ने पूछा, क्या हुआ मामा जी, आप मुझसे नाराज हो क्या? तुझसे क्यों नाराज होऊंगा मैं? आखिर मेरी बेटी तो नहीं हो। मामा जी, आप क्या कह रहे हैं? पूनम रुआंसी होकर बोली। वही कह रहा हूं जो सच है। पर मैंने ऐसा क्या किया? मामा जी, मत बोल मुझे मामा। पूनम ने फिर मामा का हाथ पकड़ लिया। मामा जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप चाहे तो मुझे मार के डांट लें, पर ऐसी बेरुखी से बात ना करें। पूनम रोते हुए बोली। पूनम को रोता हुआ देखकर मामा जी की भी आंखें नम हो गईं। बेटा, तुझसे यह उम्मीद नहीं थी, क्यों किया तूने ऐसा? पर मैंने क्या किया है? पूनम ने सवालिया आंखों से देखा। तूने आज मेरा सर झुका दिया पूनम। सबने कहा मुझसे, पर मैंने माना नहीं। आज अपनी आंखों से देख लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्या बोलना चाहते हैं? यही कि तू इस घर में क्या कर रही है? किसी लड़के के साथ अकेले रह रही है। बोल, चुप क्यों है? जवाब दे। यह सही है ना कि तू यहां किसी लड़के के साथ रह रही है? ना। पूनम ने रोते हुए हां में सिर हिला दिया। पूनम, तूने आज मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, मेरा सिर झुका दिया। मामा जी रोते हुए बोले। मामा जी, मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं तेरी बात? बोल, किस हक से तू यहां है? क्यों है इस घर में? पूनम रोते जा रही थी। उसको कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो इस बात का क्या उत्तर दे। क्या बोले कि वह सौरभ के साथ एक घर में सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से है। क्या मामा जी इस बात पर विश्वास कर पाएंगे? क्या वो मेरी सिचुएशन को आज समझ पाएंगे? यही सब सोच ही रही थी कि पत्नी के अधिकार से इस घर में है। सौरभ ने अंदर आकर मामा जी के पैर पड़ते हुए बोला और पूनम के पास आकर खड़ा हो गया। सौरभ बहुत देर से खड़ा दोनों की बातचीत सुन रहा था। जब पूनम को देर तक ऐसे चुपचाप खड़ा देखा तो उसको बोलना पड़ा। क्या तुमने शादी कर ली? पूनम बेटा, यह सब क्या है? तुमने मुझे कभी इस बारे में तो नहीं बताया। आइए मामा जी, बैठकर बात करते हैं। आप मेरे बारे में जो भी पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। बस इतना ही बोलूंगा कि यह सब अचानक ही हुआ। पूनम आपके ढूंढे हुए रिश्ते में ही शादी करने को तैयार थी। फिर जो भी सिचुएशन बनी उसे हमें यह सब करना पड़ा। हमें माफ कर दीजिएगा। मामा ने बहुत देर तक सौरभ से उसके और उसके परिवार के बारे में बात की। आइए मामा जी, डिनर लग गया है। खाना खाकर सौरभ उनको पूनम वाले रूम में ले गया और चुपके से पूनम का सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर लिया। पूनम किचन में सामान समेट रही थी। वह समेट कर अपने रूम की तरफ बढ़ी ही थी कि सौरभ ने उसका हाथ प्यार से पकड़ लिया। अरे जान, ये कहां जा रही हो? हमारा रूम तो दूसरी तरफ है ना। पूनम ने गुस्से से सौरभ की ओर देखा और पैर पटकती हुई सौरभ के रूम में आ गई। दरवाजा बंद करते ही सौरभ बोला,
ये सब क्या था बाहर? तुम्हें टाइम नहीं लगता ना कहानी बनाने में? झूठ क्यों बोला? मैंने आज तक अपने मामा जी से कभी कोई बात नहीं छुपाई और ना ही आज तक झूठ बोला। फर्स्ट टाइम तुम्हारे कारण मुझे झूठ में साथ देना पड़ा। यह अच्छा है, एक तो मदद करो, उस पर कोई एहसान तो नहीं, उल्टा मुझे ही सुना रही हो। एहसान फरामोश कहीं की, मुझे तुम्हारे एहसान नहीं चाहिए। क्यों बोला झूठ? तुम बोलने से पहले सोचते नहीं हो क्या? मैडम जी, अब तो वहां इतनी देर से सोच ही रही थी ना, फिर कुछ बोली क्यों नहीं? और लोगों के सामने तो सांप सूंघ जाता है, यहां सारा जोर आ रहा है, कुछ भी बोलो। सौरभ, मैं अपने मामा से झूठ नहीं बोलूंगी। तो जाओ, अभी जाकर सारा सच बता दो। सौरभ ने हाथ से जाने का इशारा किया। पूनम गुस्से से बाहर चली गई। मामा जी के पास जाते हुए उसे डर तो लग रहा था। दरवाजे के पास खड़ी होकर सोच ही रही थी कि मामा ने उसे देख लिया। अरे बेटा, आओ आओ, मैं तुमसे बात करने का सोच ही रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गई। मामा जी, आपसे कुछ कहना है, मतलब कुछ बताना है। हां बेटा, बोल। मामा जी, अरे बेटा, मुझे तुम्हारी पसंद बहुत पसंद है। मामा खुश होते हुए बोले। बस एक बात का ही दुख है। पूनम मामा जी की ओर देखती है। यही कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुमको कोई पसंद है बेटा? अगर तुम्हारी शादी विशाल से भी हो जाती और मुझे बाद में सौरभ के बारे में पता चलता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। तुमको मुझे पहले बताना था ना। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे मुझे सौरभ ने सब बता दिया है। अच्छा, तुम बताओ, सौरभ के परिवार को तुम लोगों की शादी के बारे में सब मालूम है ना? वो लोग खुश तो हैं ना? पूनम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दिया जाए। वह तो कुछ और ही बताने वाली थी। पूनम, पूनम, सौरभ ने बाहर से आवाज दी। देख लो बेटा, कुछ काम होगा उसे, वैसे भी लेट हो रहा है। जाओ, सो जाओ, कल बात करते हैं। जी मामा जी। बाहर आकर देखती है सौरभ दरवाजे के बाहर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। चले वाइफी, सोने? मजाकिया मूड में सौरभ ने बोला। अंदर आते हुए सौरभ ने बोला, तो मैडम, बता दिया सच मामा जी को? तुमने कहानी ही इतने अच्छे से बनाई है कि मेरा सच भी झूठा ही लगेगा। पूनम चिढ़ते हुए बोली। तुमको फोटोग्राफी की जगह स्टोरी राइटिंग में ट्राई करना चाहिए। ना जाने यह झूठ कहां तक जाएगा। बोल देती हूं, कुछ उल्टा सीधा हुआ ना तो तुम जिम्मेदार होगे। अब देखा जाएगा। उस समय मुझे जो समझ आया मैंने बोल दिया। तुम तो भूत बनकर खड़ी थी, तुम ही कुछ बोल देती, पर नहीं, सारी बड़बड़ मेरे सामने करोगी। सौरभ पलंग पर लेटते हुए बोला। पूनम वहीं खड़ी अब यह सोच रही थी कि वो कहां सोए। नीचे सोने का सोचना भी मत, माय डियर वाइफ। चुपचाप साइड में आकर सो जाओ। इतना विश्वास तो होना ही चाहिए अब तक। और ज्यादा टेंशन मत लो, यह स्क्रिप्ट राइटर कुछ ना कुछ सिचुएशन निकाल ही लेगा। मुस्कुराते हुए सौरभ ने दूसरी ओर करवट ली और सो गया। तुम सच में बहुत अच्छे हो सौरभ, मैंने तुमको पहचानने में गलती कर दी, मन ही मन बोली और वह भी मुस्कुराते हुए लेट गई। दोनों एक बिस्तर पर जरूर थे, पर दोनों के दरमियान एक मर्यादा की लकीर थी। दूसरे दिन सुबह पूनम किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। मामा जी तैयार होकर बाहर आए। बेटा, मैं नाश्ता करके निकलूंगा वापस, मुझे कुछ काम है। अरे मामा जी, कुछ दिन तो रुक जाते ना, सौरभ अपने रूम से निकलते हुए बोला। नहीं बेटा, मैं बस पूनम का पता करने ही आया था, अभी तो जा रहा हूं, जल्दी ही मिलूंगा। चलिए ठीक है, मैं आपको स्टेशन ड्रॉप कर दूंगा। सौरभ मामा जी को स्टेशन छोड़कर अपने स्टूडियो चला गया। पूनम भी अपनी जॉब पर चली गई। शादी वाले झूठ के चलते पूनम ने सौरभ के घर पर ही रहने का फैसला लिया कि कहीं मामा जी को असलियत का पता न चल जाए। दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ टाइम बाद झूठी शादी का झूठा डिवोर्स कर लेंगे और मामा जी को बोल देंगे कि एक दूसरे का साथ पसंद नहीं आया। पर दोनों को ही यह नहीं पता था कि आगे उनकी किस्मत उनके साथ क्या खेल खेलने वाली है। एक दिन पूनम के पास मामा जी का फोन आता है। पूनम बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूं, आप कैसे हैं? बेटी, सब ठीक है। तुमको यह बोलने को फोन किया था कि मैं तुम्हारी शादी का एक फंक्शन रखना चाहता हूं ताकि यहां के लोगों को भी अपने दामाद से मिलवा सकूं।
और हां, मुझे सौरभ के पापा का भी नंबर दो ताकि उन सबको भी इनवाइट कर सकूं। तुम दोनों एक डेट डिसाइड करके बता देना। यह सुनकर पूनम के होश उड़ गए। उसने मामा के फोन रखते ही सौरभ को कॉल किया और सारी बात बताई। सुनकर सौरभ भी सोच में पड़ गया। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा यह स्क्रिप्ट राइटर कुछ ना कुछ कहानी बना देगा, सौरभ ने मजाक में बोला। बिजी होने के कारण उसने उससे इस बारे में रात को बात करने को बोला। तुम्हारा स्क्रिप्ट राइटर? पूनम के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। रात को? पूनम, मेरे पास एक प्लान है। तुम मामा जी से कैसे भी करके कुछ टाइम और मांग लो। इस बीच हम दोनों मेरे घर जाएंगे, वहां जाकर अपनी शादी के बारे में बता देंगे। वैसे भी छोटी बहन की सगाई होने वाली है, यही अच्छा टाइम होगा। फिर मामा जी को भी मेरी फैमिली से मिलवा देंगे। तुम्हारे मामा सिर्फ एक फंक्शन का ही बोल रहे हैं, है ना? तो उनको कर लेने दो। वापस आकर कुछ समय बाद झूठ मूठ का डिवोर्स। सच में सौरभ, तुम कहानी बनाने में एक्सपर्ट हो। क्या शानदार झूठी कहानी बनाई है, पर इन सब में तुम्हारी फैमिली को इन्वॉल्व करना जरूरी है क्या? पूनम थोड़ा डरते हुए बोली। हां, करना पड़ेगा, वरना मामा जी को शक हो सकता है। सौरभ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसमें सबके इमोशन जुड़ जाएंगे, सब दुखी होंगे। सौरभ ने पूनम के कंधों को पकड़कर बोला, मुझे भी दुख है, पर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब झूठ की गाड़ी पर बैठ गए हैं, अचानक बीच रास्ते नहीं रुक सकते, है ना? कुछ दिन बाद वह दोनों सौरभ के घर के लिए निकलते हैं। सौरभ की कार एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रुकी। चारों ओर सजावट का काम चल रहा था। कुछ दिन बाद सौरभ की बहन की सगाई होनी थी, जिसके लिए सौरभ पूनम को लेकर आया था। कार से उतरते समय सौरभ की भी हालत खराब थी। उसने शिवजी का नाम लिया और कार से उतरने लगा। आज तो मम्मी की चप्पल ही पड़ेगी, सौरभ ने मन ही मन डरते हुए बोला। हे शिवजी, पूनम के सामने इज्जत का फालूदा न बनवा देना, रक्षा करना। यहां पूनम भीगी बिल्ली बनी हुई थी। झूठा ही सही, कहने को तो पूनम की ससुराल ही थी। दोनों अपने अपने डर को संभाले हुए अंदर की ओर बढ़ रहे थे। सौरभ के कहने पर आज पूनम ने लाल साड़ी पहनी थी। माथे में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर पूरा श्रृंगार किया हुआ था। दरवाजे पर दोनों ने एक साथ कदम रखा। सामने सौरभ की मम्मी खड़ी दिखाई दी। मम्मी! घबराते हुए सौरभ ने पुकारा। सौरभ को देखकर मां भागती हुई आई। उनको साथ खड़ी पूनम पर ध्यान नहीं गया। वे आकर सौरभ के गले लग गईं। कुछ पल बाद जैसे ही पूनम को देखा, वे 2 कदम पीछे हट गईं। ये कौन है सौरभ? मां, ये पूनम है। डर से पूनम ने सौरभ का हाथ पकड़ लिया। सौरभ ने भी मजबूती से उसके हाथों को जकड़ लिया। नीलम जी अब गुस्से में बोली, कौन है ये? मम्मी, ये पूनम है, आपकी बहू। बहुत मुश्किल से सौरभ ने बोला। मम्मी गुस्से से अंदर चली गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इतने में ही अंदर से आवाज आई, वहीं रुकना, आ रही हूं। मम्मी हाथ में पूजा की थाली ले आई। यह देखकर सौरभ की जान में जान आई कि चलो, मां को मना ही लूंगा। पूनम ने भी मां के चरण छू लिए। सौरभ, इसे अपने कमरे में ले जाओ। पापा और भाई को फोन कर दिया है, उनके आने के बाद बात करेंगे, मम्मी ने खड़े शब्दों में बोला। मम्मी, आप सुनो तो एक बार मेरी बात। सौरभ, ना जाओ, बाद में बात करेंगे। सौरभ भी पूनम को चुपचाप अपने कमरे में ले गया। सौरभ, आई एम सॉरी, ये सब मेरे कारण हो रहा है। आज तुम्हारा परिवार मेरे कारण तुमसे नाराज है, पूनम ने भीगी आवाज में कहा। पूनम, ये मेरा परिवार है, मुझे पूरा विश्वास है, उनको मैं मना ही लूंगा, तुम परेशान मत हो। सौरभ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। कितना अच्छा है ना सौरभ। काश सौरभ, ये नाटक ना होता। काश मैं सच में इस परिवार का हिस्सा होती। पूनम ने मन ही मन सोचा। अच्छा चलो, अब तुम फ्रेश हो जाओ और थोड़ा गुस्सा झेलने के लिए तैयार भी, सौरभ ने मूड हल्का करने के उद्देश्य से बोला। पर अंदर से वह सच में डरा हुआ था कि पता नहीं घर वाले क्या रिएक्शन देंगे। कुछ ही घंटों में फैमिली मीटिंग का अरेंजमेंट किया गया, जिसमें सौरभ को कटघरे में बुलाने का फरमान जारी हुआ। सौरभ भी पूरी हिम्मत जुटाकर कोर्ट के सामने पेश हुआ। कार्यवाही चली। दूर
दरवाजे पर छुपकर खड़ी पूनम देख तो पा रही थी, पर उस तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। वह बेचैनी से एक दूसरे के चेहरे और उन चेहरों के बदले भावों को समझने की कोशिश कर रही थी। बीच में मम्मी कभी उसकी तरफ से बोलती समझ आ रही थी, कभी सौरभ के कान खींचती नजर आ रही थी। पूनम यह सब देखकर दहशत में थी। कुछ देर बाद सौरभ वापस आने के लिए मुड़ा। यह देखकर पूनम भागकर वापस कमरे में जाकर बैठ गई। सौरभ थोड़ा गुस्से में भी लग रहा था। उसने आते ही पूछा, क्या हुआ सौरभ? सब क्या कह रहे थे? मैं क्या सच क्या सोच रही हूं कि मैं अपने मामा को सब सच बता देती हूं? तुम भी बोल दो यह सब झूठ है। मेरे कारण तुम्हारे परिवार वाले गुस्सा हो रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पूनम घबराकर बोली। सौरभ ने पूनम के हाथों को अपने हाथों में लेकर बेड पर बिठाया। पूनम रिलैक्स, ये मेरी फैमिली है। मुझे पता है कि आगे क्या होगा, तुम परेशान मत हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, पर मेरी फैमिली को मैं मना ही लूंगा। रात को उमाकांत शर्मा, सौरभ के पापा और नीलम। सौरभ ने अच्छा नहीं किया, पर जैसी सिचुएशन उसने पूनम की बताई थी उसके हिसाब से जो किया वह कहीं ना कहीं ठीक ही है, कोशिश में बोली नीलम। उमाकांत जी का मन टटोलने लगी। नीलम, मैं कुछ और ही सोच रहा हूं। सौरभ को मैं गैर जिम्मेदार ही समझता था, पर उसने जो भी किया उससे मुझे खुशी है कि पूनम को लेकर वह अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है। मुझे बस इसी बात की खुशी है, पर थोड़ा दुख तो है मुझे कि सौरभ की शादी अपने सामने न देख सका। तो क्या आपने दोनों को माफ कर दिया? नीलम जी, बेटा है मेरा, उसे कैसी नाराजगी? और पूनम, वह भी प्यारी बच्ची लगी, बिन मां बाप की है। अभी तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, पर सौरभ ने उसे पसंद किया है तो कुछ तो जरूर देखा ही होगा। पर अभी तुम भी थोड़ा नाराजगी ही दिखाना, कुछ दिन उनको परेशान करने का हक है हमें भी। उमाकांत जी हंसते हुए बोले। आप भी? नीलम जी भी मुस्कुराने लगी। दूसरे दिन सुबह पूनम जल्दी से उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर लगा रही थी। नीलम जी उठकर नीचे आई। मम्मी जी, आज मैंने नाश्ता बनाया है, आप बैठिए, मैं आपको आपकी प्लेट लगा देती हूं। हां ठीक है, यह सब करने की क्या जरूरत थी? घर पर नौकर है ये सब के लिए? नीलम जी झूठ मूठ का गुस्सा होते हुए बोली। जी मम्मी जी, पर मैंने सोचा आज सबको मेरे हाथों का नाश्ता। पूनम, मेरी भी प्लेट लगा दो प्लीज, और एक गिलास पानी भी ला दो। सौरभ पूनम की बात काटकर बोला। सौरभ ने जब रूम में पूनम को नहीं देखा तो वह भी जल्दी से नीचे आ गया था। उस समय मम्मी को पूनम पर गुस्सा करते देख उसने उन दोनों के बीच में आने का सोचा। प्लीज मम्मी, माफ कर दो ना, आपको बताया तो सब कुछ कि क्यों शादी करनी पड़ी। पूनम को किचन में भेजकर सौरभ मम्मी को मस्का लगाते हुए धीरे से बोला। उसे पता था कि एक बार मम्मी मान गई तो बाकी लोगों को मनाना बहुत आसान होगा। पूनम ने सबको अपने हाथ का बना ब्रेकफास्ट करवाया। किसी ने भले ही मुंह पर कुछ ना बोला हो, पर सभी को पूनम के हाथों का बना नाश्ता बहुत पसंद आया। पूनम भी पूरे मन से सभी का दिल जीतने की कोशिश में लग गई। पर लवली सौरभ की बहन ही थी, जो सौरभ की शादी से बहुत खुश थी। उसको पूनम अच्छी लगने लगी थी और दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी होने लगी थी। सौरभ भी सभी को मनाने की कोशिश में लगा था। जी चाहता था कि सगाई से पहले सब नॉर्मल हो जाए, जिससे मामा जी की एंट्री करवा सके। पूनम भी धीरे धीरे अपने व्यवहार और सादगी के चलते लोगों के दिल में जगह बनाती जा रही थी, और उसके दिल में सौरभ जगह बनाता जा रहा था। सुबह सौरभ सोकर उठा तो उसने देखा पूनम नहाकर एक पीली साड़ी में आईने के सामने बैठी, अपने हाथ में सिंदूर लिए कुछ सोच रही थी। पीली साड़ी में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके बालों से टपकते पानी की बूंदें उसके कंधों पर ठहरी हुई थी, जिसे देखकर सौरभ की निगाह उस पर ही टिक गई। नाजुक से गुलाबी होंठ सौरभ को बेचैन किए हुए थे। आज पूनम को देखकर सौरभ की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। काश पूनम को बता पाता कि मैं तुमसे दीवानों के जैसा प्यार करने लगा हूं। तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरा दिन बना देती है और तुम्हारी उदासी मुझे बेचैन कर जाती है। काश ये शादी सच की ही होती। मन ही मन सोचते हुए सौरभ पूनम की ओर देख रहा था। पूनम ने सौरभ को अपनी ओर देखते हुए पाया तो बोली, क्या हुआ सौरभ,
कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? सुबह सुबह इतनी तैयार होकर कहां जाने की तैयारी है? मम्मी जी ने बोला है कि आज हमारे नाम की पूजा रखवाई है और कुछ पड़ोस की लेडीज को भी बुलाया है। तो तुम उदास क्यों हो रही हो? सौरभ, यह सब करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है। पूनम की आंखों में आंसू आ गए। गिल्ट तो सौरभ को भी हो रहा था, पर फिर भी पूनम को समझाते हुए बोला, देखो पूनम, कभी कभी परिस्थितियां इंसान से वह सब करवाने लगती हैं जो वह जानबूझकर नहीं करना चाहता। अभी जो हो रहा है वह हो जाने दो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। तुम परेशान मत हो। एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। चलो तुम जाओ, मैं भी तैयार होकर नीचे आता हूं। पूनम नीचे जाने के लिए मुड़ी। पूनम, 1 मिनट। सौरभ ने उसके कान के पीछे काजल का टीका लगाकर बोला, अच्छी लग रही हो। पूनम मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। दोनों ने साथ में पूजा की। सौरभ का जहां पूरा ध्यान पूनम की ओर था, वहीं पूनम भी चोरी छुपे सौरभ को ही देख रही थी। सगाई वाला दिन। सौरभ सगाई के कामों से फ्री होकर जब अपने रूम में पहुंचा तो पूनम आईने के सामने तैयार होती दिखी। वाइन कलर का लहंगा, भरी भरी चूड़ियां, गले में बड़ा सा मंगलसूत्र, आंखों में काजल और हल्का सा मेकअप उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए हुए था। सौरभ उसको देखता ही रह गया। आज उसको देखकर अपनी भावनाओं पर काबू रख पाना उसके लिए मुश्किल सा महसूस हो रहा था। आज वह उसके सामने कह देना चाहता था कि वह उससे बहुत प्यार करता है और इस झूठ को सच करना चाहता है। सौरभ पूनम के पीछे जाकर खड़ा हो गया। पूनम भी उसको देखकर ब्लश करने लगी। सौरभ ने उसके हाथ से गजरा लेकर उसके बालों में लगाने लगा, फिर उसको अपनी ओर घुमाकर उसकी आंखों में देखने लगा। पूनम भी सौरभ की आंखों में खो गई। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की बाहों में समा गए। सौरभ ने पूनम के चेहरे को धीरे से ऊपर उठाया और बोला, पूनम, क्या हम इस झूठ को सच नहीं कर सकते? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पूनम ने शर्माकर जैसे ही हां बोला, सौरभ ने पूनम के होठों पर अपने होंठ रख दिए। सौरभ, सौरभ, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़े हो? सौरभ अपने ख्वाबों की दुनिया से वापस आया। मतलब मैंने कुछ नहीं बोला। खुद को चपत मारकर सौरभ ने मन ही मन खुद से सवाल किया, अभी रहने ही दे यार, कहीं ये कुछ गलत ना समझ ले, और वैसे भी इसके मन में तो कमल। सौरभ बात अधूरी छोड़कर जल्दी से बाथरूम में घुस गया। यहां पूनम भी इतनी तैयार सौरभ के लिए ही हुई थी। वह सौरभ से अपने लिए अटेंशन चाहती थी कि सौरभ उसको देखकर उसकी तारीफ करे। वैसे हर इंसान अपने प्यार की नजरों में ही रहना चाहता है। सौरभ भी तैयार होकर बाहर निकला। उसने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी, बालों को अच्छे से सेट किए हुए था। देखने में तो वैसे भी किलिंग था। सबसे किलिंग तो उसकी स्माइल थी, जो उसके कातिलाना अंदाज को बढ़ा देती थी। चंचलता तो उसके स्वभाव में था ही, किसी को भी रोते हुए से हंसा देता था। दोनों जब नीचे एक साथ उतरे तो सभी की निगाहें जमी ही रह गईं। दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। नीलम जी पूनम को सब रिश्तेदारों से मिलवा रही थी। सगाई होने के बाद पूनम के मामा भी पार्टी में पहुंच गए। सौरभ के मम्मी पापा और पूनम के मामा एक कमरे में बात करने चले गए। सगाई के दूसरे दिन सौरभ और पूनम वापस दिल्ली में आ गए। दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो गए। सौरभ को पूनम का रेस्टोरेंट में काम करना पसंद तो नहीं था, पर वो उससे कुछ बोलता भी नहीं था। एक दिन सौरभ को उसका क्लाइंट मीटिंग के लिए उसी रेस्टोरेंट में बुला लेता है जहां पूनम काम करती है। वहीं आज पूनम को भी ज्यादा रश होने के कारण वेटर का काम करना पड़ रहा है। गुड आफ्टरनून सर। पूनम सौरभ की टेबल पर आकर अदब से बोली। सौरभ को देखकर वो झेंप सी गई। सौरभ ने भी चुपचाप ऑर्डर दे दिया। पूनम साथ वाली टेबल पर जाकर ऑर्डर लेने लगी। उस टेबल पर एक आदमी बैठा था। उसका ऑर्डर थोड़ा लेट होने के कारण वो पूनम को बुलाकर उससे बदतमीजी करने लगा। सौरभ अपनी टेबल पर बैठा क्लाइंट से बात जरूर कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान पूनम की ओर ही था। जैसे ही उस आदमी ने पूनम को गाली दी, सौरभ उठा और सीधे उस आदमी के मुंह पर एक मुक्का मार दिया। वह आदमी इस अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार नहीं था। वह पीछे की ओर गिर गया। इतने में रेस्टोरेंट का मैनेजर भागता हुआ आया। पूनम,
यह सब क्या हो रहा है? पूनम घबराई हुई वहीं भूत बनी खड़ी रही। तुझे एक लड़की से बात कैसे की जाती है? इतनी भी तमीज नहीं है? यह बोलकर सौरभ गुस्से में उस आदमी की ओर लपका। तभी कुछ लोगों ने सौरभ को उस आदमी से दूर किया। वो आदमी भी गुस्से में अपने कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हुआ। यह क्या बदतमीजी है? तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं चाहूं तो एक दिन में रेस्टोरेंट बंद करवा दूंगा। बोलो पूनम, क्या हो रहा है? मैनेजर गुस्सा होता हुआ बोला, आई एम सॉरी सर। पूनम, माफी मांगो, यह हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। मैनेजर गुस्से में पूनम को ऑर्डर देता हुआ बोला, पूनम किसी से माफी नहीं मांगेगी। चलो पूनम, तुम कौन हो जो इसकी तरफ से बोले चले जा रहे हो? तुमको यह वेटर इतनी ही पसंद आ गई है क्या? वो आदमी अब अपने घटियापन पर उतर आया। बस एक शब्द और नहीं, बीवी है मेरी, सौरभ चीखते हुए बोला। सौरभ ने पूनम के हाथ से नोटपैड लेकर मैनेजर को थमाया और लगभग खींचते हुए पूनम को वहां से ले गया। सौरभ को इतने गुस्से में देखकर पूनम कुछ भी बोल नहीं पाई। वह बस घबराई हुई, डबडबाई आंखों से जो हो रहा था वह होने दे रही थी। सौरभ ने पूनम को धकेलते हुए कार में बिठाया। पूरे रास्ते सौरभ ने पूनम से कोई बात नहीं की। घर आने पर सौरभ ने पूनम की कलाई पकड़ी और वापस खींचते हुए घर में ले आया। सीधे घर आकर सौरभ ने उसकी कलाई छोड़ी। आज के बाद उस रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं है, गुस्से में पूनम को घूरते हुए बोला। पूनम ने पूरी हिम्मत बटोरकर बोला, सौरभ तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, वो तो बस। सौरभ गुस्से में उसकी ओर आगे आया। पूनम ने भी अपने कदम पीछे कर लिए। वह उसके गुस्से को देखकर डरी हुई थी। पूनम पीछे बंद दरवाजे से टिक गई। सौरभ ने अपने दोनों हाथ उसके दोनों ओर रख दिए। अच्छा, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? वो तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी कर रहा था, मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए? बोलो बोलो, सौरभ चीखा। सौरभ, रेस्टोरेंट में यह सब होता ही रहता है, पूनम ने समझाने की कोशिश की। ठीक है, तुमको जाना है ना, जाओ। मैं भी अपना सारा काम छोड़कर वहीं आकर बैठूंगा। अगर किसी ने भी बदतमीजी की तो उसके हाथ पैर वहीं तोड़ दूंगा, ठीक है? पर मैं नौकरी नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा? अब की बार पूनम की आंखें भर आईं। तुमको बैठाकर खिलाने की औकात है मेरी, समझी? सौरभ फिर गुस्से में चीखा। पर मैं तुम्हारी सच की तो बीवी नहीं हूं ना। भरी हुई आंखें वहीं निकल पड़ी। जिम्मेदारी तो है ही, भूलना मत। सौरभ पूनम को दरवाजे से अलग करके गुस्से में बाहर चला गया। सौरभ को 2 दिन के लिए दिल्ली से बाहर जाना था। वह गुस्से में पूनम को बिना बताए वहां से सीधे ही चला गया। रात को देर तक उसने सौरभ का इंतजार किया। सौरभ को कॉल करने पर सौरभ ने उसका फोन भी नहीं उठाया। पूनम को लगा कि सौरभ उसके कारण घर नहीं आ रहा है। दूसरे दिन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पूनम ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने कोरियर बॉय था। मैम, आपका कोरियर यहां साइन कर दीजिए और अपना आईडी प्रूफ दिखा दीजिए। पूनम ने देखा तो वह उसके नाम का क्रेडिट कार्ड था। मैंने तो किसी कार्ड के लिए अप्लाई ही नहीं किया, फिर मेरे नाम से कैसे आया? सोचते हुए सौरभ को फिर कॉल लगाने लगी। इस बार सौरभ ने कॉल अटेंड किया ही था कि पूनम ने जल्दी से पूछा, सौरभ, यह क्रेडिट कार्ड तुम्हारा है? बाद में कॉल करता हूं, बोलकर सौरभ ने जल्दी से फोन रख दिया। 2 दिन पूनम के बेचैनी से निकल गए। सौरभ वैसे तो काम के कारण ही बाहर था, पर पूनम का यूं याद दिलाना कि वह उसकी बीवी तो नहीं है, ना सौरभ को अच्छा नहीं लगा। बाहर से वापस आने के बाद भी वह स्टूडियो में ही बैठा रहा। फिर दुखी मन से वो अपने घर की ओर निकल पड़ा। आज उसने थोड़ी ड्रिंक भी करी थी। वो पूनम के सामने नहीं जाना चाहता था, इसीलिए चुपचाप दरवाजा खोलकर अपने कमरे में जाना चाहता था। पर जैसे ही उसने अपनी डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला, सामने पूनम खड़ी दिखाई दी। उसने पूनम को देखकर अपनी नजरें नीचे करी और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। पूनम थोड़ी देर तक तो उसको देखती रही, फिर उसके जज्बात उससे छुप ना सके। वो पीछे से सौरभ के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। आई एम सॉरी सौरभ, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। तुम जैसा बोलोगे मैं वही करूंगी, बस तुम नाराज मत होना। यह सुनकर सौरभ का मन भी भीग गया।
वह भी पूनम पर गुस्सा करके दुखी था। उसने पूनम की कलाई पकड़कर अपने सामने किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके बालों को सहलाते हुए उसको चुप कराने लगा। पूनम, चुप हो जाना। आई एम सॉरी। बस, मैंने तुमको डांटा, पर जो भी हुआ मेरे बर्दाश्त से बाहर था। समझाकर तुम्हारे डांटने का बुरा नहीं लगा, पर तुम 2 दिन से कहां थे? एक बार भी बात नहीं की। उसने रोते हुए शिकायत की। मैं काम में बिजी था, बोला ना पूनम। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज रो मत ना। पूनम के आंसू पोंछता हुआ बोला। अच्छा चलो, कान पकड़ता हूं, अब तो रोना बंद करोगी? अच्छा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सौरभ अब पूनम को मनाते हुए बोला। कुछ खाया तुमने? सौरभ ने पूछा। नहीं। चलो मिलकर कुछ बनाते हैं फिर, सौरभ मुस्कुराते हुए बोला। खुद को तो संभाल लो पहले। सौरभ पर तंज कसते हुए पूनम बोली। जाओ तुम चेंज कराओ, तब तक मैं कुछ जल्दी से बनाकर लाती हूं। दोनों ने अपने गीले शिकवे मिटाकर खाना खाया, फिर अपने अपने रूम में सोने चले गए। दोनों आज 2 दिन बाद सुकून की नींद में थे। अगले दिन सुबह बेल बजी। पूनम ने दरवाजा खोला, देखा मामा जी, मामी जी, पूरा परिवार और सौरभ का परिवार भी सब एक साथ आए हैं। पूनम ने सबको आदर के साथ अंदर बैठाया। इतने में सौरभ भी आ गया। पूनम ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और सबको दिया। सबने अपना आने का कारण बताया कि हमें सौरभ और पूनम की शादी करनी है। दोबारा से अपनी आंखों के सामने सौरभ और पूनम एक दूसरे को देखने लगे। वे सब पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर बताते हैं, कहकर चले गए। उनके जाने के बाद सौरभ ने पूनम से पूछा, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अगर तुम्हारी हां है तो मैं भी तैयार हूं। पूनम एक तक सौरभ को देख रही थी। पूनम ने भी हां में सर हिलाया। दूसरे दिन उमाकांत शर्मा का फोन आता है। हेलो सौरभ। जी पापा, तुम दोनों की शादी के लिए कल ही आना पड़ेगा। परसों का ही मुहूर्त निकला है, जितनी जल्दी हो सके कल सुबह तक आ जाना। जी पापा, हम पहुंच जाएंगे। वे दोनों सौरभ के घर पहुंच जाते हैं और धूमधाम से उनकी शादी भी हो जाती है। पूनम की मामी सौरभ का घर देखकर हैरान रह जाती है। इतना बड़ा बंगला, इतने नौकर चाकर। मामी भी अब खुश थी। उसने पूनम से भी माफी मांगी। पूनम और सौरभ दोस्त से अब जीवन साथी बन चुके थे। प्यारे साथियों, पूनम की इस कहानी से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। दुनिया में सबसे बड़ी कमी पैसे की नहीं, बल्कि दिलों में भरे प्रेम और संवेदनशीलता की होती है। एक अनाथ बच्ची जिसे मामा ने प्यार दिया, लेकिन मामी ने हमेशा ताने और नफरत दी। यह हमें समझाता है कि बच्चे कभी मनहूस नहीं होते। मनहूस होता है वह दिल जो बच्चों में मासूमियत नहीं देख पाता। पराई होकर भी कोई अपना बन सकता है और अपना होकर भी कोई दिल से पराया। प्यार देने से घर बनते हैं और नफरत देने से घर होते हुए भी घर नहीं रह जाते। हमेशा यह याद रखें, एक अनाथ का दर्द केवल वही महसूस कर सकता है जिसने दिल से इंसानियत को अपनाया हो। इस कहानी का संदेश यही है कि रिश्ते गलत फहमियों से नहीं, बल्कि समझ, विश्वास और प्रेम से चलते हैं। कभी कभी हम गुस्से या आहत भावनाओं में अपने अपनेपन को भूल जाते हैं, पर सच्चा रिश्ता वही है जिसमें दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। प्यार में अहंकार नहीं, बल्कि संवाद सबसे जरूरी होता है। अगर मन में संदेह या दुख हो तो उसे चुपचाप सहने के बजाय बात कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी बातचीत बड़े रिश्तों को टूटने से बचा लेती है। सौरभ और पूनम की तरह अगर 2 लोग एक दूसरे के लिए सच्ची नीयत रखते हों, गलतियों को माफ कर दें और साथ निभाने का निर्णय ले लें, तो रिश्ते न सिर्फ मजबूत होते हैं, बल्कि खुशियों की नींव भी बन जाते हैं। इसलिए रिश्ता वहीं टिकता है जहां दिल से माफी मांगी जाती है, दिल से माफ किया जाता है और दिल से निभाया जाता है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।